मुलिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार की योजना में हुए बड़े घोटाले की, एप्स्टीन मामले में हुए बड़े खुलासे की। देखेंगे विदेश से आरएसएस पर राहुल गांधी के बड़े हमले को, क्यों कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। जानेंगे उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर बढ़ती सरगर्मियों को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बसपा सुप्रीमो मायावती का पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना, प्रदूषण, संसद सहित तमाम मुद्दों पर बोला चौतरफा हमला। हिजाब विवाद पर नीतीश को दी पश्चाताप करने की नसीहत। कफ सिरप मामले में योगी सरकार पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले मेरी फोटो तो सीएम के साथ भी है। सपा चीफ की कफ सिरप के आरोपियों के साथ फोटो दिखा रहे थे बीजेपी नेता। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, प्रभारी रमेश चेन्नीथला बोले अकेले लड़ेंगे और जल्द ही घोषणा पत्र करेंगे जारी। पूरी मजबूती के साथ उतरेगी पार्टी। जीतन राम मांझी ने अपने ही बयान पर दी सफाई, कहा रिकाउंटिंग से भी बदलते हैं नतीजे। केंद्रीय मंत्री ने सभा में डीएम से चुनाव जितवाने की कही थी बात। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील केस में दिल्ली कोर्ट का आया फैसला, क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को कस्टडी से रिहा करने का दिया आदेश। 3600 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार में बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साध ली। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आरोप विपक्ष ने नहीं लगाए, बल्कि कैग ने इस घोटाले को पकड़ा है। ऐसे में मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या खुलासा हुआ इस योजना को लेकर और क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 2015 में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च की थी। योजना शुरू होते ही घोटाले शुरू हो गए। ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी पीएमकेवीवाई में सिर्फ घोटाले हुए, कोई काम नहीं हुआ। और इसीलिए कैग रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के सबसे आखिर में रखी गई। 18 दिसंबर को ये रिपोर्ट सदन में आती है और इसके अगले ही दिन लोकसभा की कार्यवाही 1 घंटे भी नहीं चलती और शीतकालीन सत्र को समाप्त कर दिया जाता है, जिससे विपक्ष इस पर सदन में चर्चा का दबाव नहीं बना पाए और घोटाले की सच्चाई को दबाया जा सके। रिपोर्ट में बड़े खुलासे किए गए हैं। कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 2015 से 2022 के बीच लगभग 14,450 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इस योजना का लक्ष्य था 1 करोड़ 32 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन बजट का बंदरबाट हो गया। कैग ने जब 2015 से 2022 के बीच लागू पीएमकेवीवाई के 3 चरणों का ऑडिट किया तो स्किल इंडिया पोर्टल यानी एसआईपी से गड़बड़ी का खुलासा हो गया। इन बैंक विवरणों में जो कुछ लिखा गया है उसे रिपोर्ट में बताया गया है। 95,90,000 प्रतिभागियों में से 90,66,000 यानी लगभग 94.53% मामलों में बैंक विवरण वाले कॉलम या तो खाली थे या वहां नल, नॉट अवेलेबल और शून्य लिखा हुआ था। बचे हुए 5,24,000 खातों में नंबर के कॉलम में 111 या फिर 1 2 3 4 5 या फिर ABCDE या विशेष चिन्ह दर्ज थे। 12,122 यूनिक बैंक खाता नंबरों का इस्तेमाल 52,381 अलग अलग लाभार्थियों के लिए किया गया। कैग ने जांच के लिए ऑनलाइन सर्वे किया, लेकिन भेजे गए ईमेल्स में से 36.51% इसीलिए डिलीवर नहीं हो सके क्योंकि वे पते ही फर्जी या गलत थे। जिन गिने चुने लोगों तक ईमेल पहुंचा उनमें से मात्र 3.95% लोगों ने ही प्रतिक्रिया दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दिशा निर्देशों में यह साफ है कि हर प्रमाणित उम्मीदवार को प्रत्यक्ष लाभांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500 रुपए का प्रोत्साहन भुगतान मिलना जरूरी था। अक्टूबर 2024 तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 95,91,000 प्रमाणित उम्मीदवारों में से 61,14,000 को ही किसी तरह का भुगतान मिल पाया है। 34 लाख से ज्यादा युवा आज भी अपने हक के पैसे का इंतजार कर रहे हैं, जबकि योजना के सभी चरण पूरे हो चुके हैं। कैग ने घोटाले की परतें उधेड़ कर रख दी है। अब दावे हो रहे हैं कि यह 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला है और सरकार चर्चा के नाम पर सदन ही छोड़कर भाग खड़ी हुई। लेकिन अगले महीने बजट सत्र आ रहा है, इस घोटाले का जवाब सरकार को देना ही होगा। इस खुलासे ने मोदी सरकार की भी नींद उड़ा दी है।
तो भूचाल अमेरिका की सियासत में भी आ गया है। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल की फाइल्स पब्लिक कर दी गई हैं। इसे अब तक का सबसे बड़ा खुलासा माना जा रहा है। लेकिन जिस वजह से ये मामला सुर्खियों में आया वो था इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम शामिल होना। लेकिन जब ये फाइल जारी की गई तो इनमें ट्रंप का जिक्र मात्र मिला, जिसके बाद कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या कुछ खुलासा हुआ इन फाइल्स में? When I saw the domain was available, I was like, I'm गांधी विदेश दौरे पर है। बीते दिन कांग्रेस सांसद ने जर्मन थिंक टैंक में शामिल नेताओं के साथ बातचीत की और हर्टी स्कूल में भी स्पीच दी। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस पर जोरदार हमला बोला, जिससे संघ बुरी तरह घिर गया है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं और अब उन्होंने एक बार फिर विदेश की धरती से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को आड़े हाथों लिया और कहा कि आरएसएस का वैचारिक नेतृत्व सत्ता को महत्व देता है। राहुल ने सच्चाई बताते हुए कहा कि आरएसएस चीफ खुले तौर पर कह रही है कि सच्चाई का कोई महत्व नहीं है, शक्ति महत्वपूर्ण है। यही उनमें और हम में अंतर है। हमारी पूरी संस्कृति सत्य पर आधारित है। आप किसी भी धर्म को देख लें, मूल रूप से वो यही कहते हैं कि सत्य का पालन करो। कांग्रेस, महात्मा गांधी और आप सभी, हम भारत के लिए सत्य की रक्षा करते हैं। आरएसएस ऐसा नहीं करती। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चाहे कोई भी धर्म हो, उसका मूल संदेश सत्य के साथ खड़े रहने का है। राहुल ने अपने इस बयान के जरिए आरएसएस की मानसिकता उजागर कर रख दी है। बता दें कि हाल ही में मोहन भागवत ने कहा था कि दुनिया सत्य को नहीं बल्कि शक्ति को देखती है। अब उनके इसी बयान पर राहुल ने 7 समंदर पार से आरएसएस को घेरा है। राहुल ने जर्मनी में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश से संघ पर हमला बोला हो। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ने विदेश से आरएसएस को लेकर खुलकर अपनी राय रखी है। राहुल के हमले ने आरएसएस की मुश्किलें बढ़ा दी है, तो मुसीबत में मोदी सरकार भी नजर आ रही है। मनरेगा को लेकर जारी विवाद थमता नहीं दिख रहा। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर इस कानून को खत्म करने का आरोप लगा रहा है और इसी सिलसिले में अब सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने मनरेगा विवाद पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कुछ बोली है सोनिया गांधी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मनरेगा योजना में किए गए हालिया बदलाव को लेकर सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना किसी सलाह मशविरा या विपक्ष को विश्वास में लिए इस क्रांतिकारी कानून को कमजोर कर दिया। सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था। खास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। ये बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल ही में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि अब किसको कितना, कहां और किस तरह का रोजगार मिलेगा, ये जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन ये पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यानी देखा जाए तो मनरेगा को लेकर ये लड़ाई फिलहाल थमती हुई नहीं दिख रही है। अब क्या विपक्ष के दबाव में कृषि कानूनों की तरह इस कानून को भी मोदी सरकार वापस ले लेगी, ये तो देखना होगा। मोदी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, तो एसआईआर को लेकर जारी विवाद और गहराता जा रहा है।
यूपी में जारी एसआईआर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के पूरे होने में महज 6 दिन बाकी है और लगभग 3 करोड़ वोटर्स अभी भी राज्य में लापता यानी अनट्रेसेबल बताए जा रहे हैं, जिसे लेकर पूछा जा रहा है कि ये चुनाव आयोग की लापरवाही है या कोई बड़ी साजिश। पूरी जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार, बंगाल और तमाम राज्यों के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी वोटर लिस्ट को लेकर सियासी तापमान चढ़ गया है। राज्य में चलाए गए एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ 95 लाख वोटर अब भी अनट्रेसेबल यानी लापता है। चिंता करने वाली बात यह है कि राज्य में एसआईआर अभियान की लास्ट डेट 26 दिसंबर है, जिसमें महज 6 दिन बाकी है। फिर भी इतनी बड़ी आबादी लापता बताई गई है। अब विपक्ष ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया है। सवाल उठा है कि क्या डिजिटल इंडिया का दावा करने वाली बीजेपी सरकार में करोड़ों वोटर्स का अनट्रेसेबल होना प्रशासनिक नाकामी है या किसी खास रणनीति का हिस्सा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा का कहना है कि 26 दिसंबर की समीक्षा के बाद तारीख बढ़ाने पर विचार होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या तारीखें बढ़ाना ही इकलौता रास्ता है। इस मुद्दे पर विपक्ष की मांग है कि अनट्रेसेबल बताए जा रहे मतदाताओं की सूची सार्वजनिक की जाए। फॉर्म 6 भरने के लिए सोशल मीडिया और ग्रामीण स्तर पर युद्ध स्तर पर अभियान चले। इतने बड़े पैमाने पर विसंगति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। जानकारों का साफ कहना है कि वोटर लिस्ट से किसी पात्र वोटर का नाम कटना या अपात्र का जुड़ना सीधे तौर पर जनादेश को प्रभावित करता है। अब देखना यह है कि 26 दिसंबर तक इन लापता वोटर्स को खोज लिया जाता है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोलेगा, ये तय माना जा रहा है। यूपी में एसआईआर को लेकर सियासत गरमाई हुई है तो कर्नाटक में भी सरकार के एक फैसले से पूरे राज्य में खलबली मच गई है। कर्नाटक विधानसभा में राज्य सरकार हेट स्पीच को रोकने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आई और अब इस बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई। बीजेपी इस बिल का विरोध कर रही है और इसमें अब केंद्रीय मंत्री भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या राज्यपाल पर अब केंद्र सरकार दबाव बना रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखेंगे इस रिपोर्ट में। दक्षिण भारत के राज्यों के साथ मोदी सरकार का टकराव लगातार बना हुआ है, खास तौर पर जिस तरह से विधानसभा से पारित बिलों को राज्यपाल की तरफ से रोका जा रहा है। केरल और तमिलनाडु तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, जहां राज्यपाल को जमकर फटकार भी लगाई गई। तमिलनाडु सरकार के पक्ष में तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला तक सुना दिया था, लेकिन कोर्ट की फटकार का असर भी नहीं दिख रहा, बल्कि अब तो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य के अधिकारों में खुलकर हस्तक्षेप करने के संकेत भी मिलने लगे हैं। दरअसल कर्नाटक विधानसभा ने नफरती भाषणों पर लगाम लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। बीजेपी ने विधानसभा में इस बिल का विरोध किया था, लेकिन उसका विरोध भी बिल पास कराने से नहीं रोक पाया और अब मोदी सरकार की मंत्री शोभा करंदलाजे कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को चिट्ठी लिखकर कह रही हैं कि वो इस बिल को मंजूरी न दे और इसे राष्ट्रपति के पास भेज दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते राज्यपाल ज्यादा वक्त तक बिल पर मंजूरी को नहीं रोक सकते। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, इसलिए बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देना चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति बीजेपी नेताओं के इशारे पर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी को राज्य सरकार के फैसले में सीधे सीधे दखल माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार विरोधी दलों की सरकारों को जानबूझकर परेशान कर रही है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री राज्यपाल से कह रहे हैं कि विधानसभा से पेश विधेयक को मंजूरी नहीं दे, उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के प्रस्ताव से मोदी सरकार की घबराहट बढ़ी हुई है तो महाराष्ट्र में एनडीए कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। हाल ही में माणिकराव कोकाटे को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और अब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा खुलासा किया है, जिसने महायुति में खलबली मचा दी है। तो ऐसा क्या खुलासा किया उद्धव ने जिससे बढ़ गई बीजेपी की परेशानी और क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसने महायुति गठबंधन में खलबली मचा दी है। माणिकराव कोकाटे के बाद महायुति सरकार के मंत्रिमंडल से एक और मंत्री की छुट्टी हो सकती है, ये दावा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में इसे लेकर एक लेख छापा गया है, जिसमें ड्रग्स मामले में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के भाई का नाम आने का जिक्र किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में शिंदे को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन इस मामले पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कल ही एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है, एक और मंत्री की भी किसी भी समय छुट्टी हो सकती है। लेकिन अजीब बात यह है कि मुख्यमंत्री फडणवीस उसे दबाने की कोशिश कर रही हैं। ये बहुत ही विचित्र है।
Take control of your health. की जरूरत होती है, लेकिन वो लोग वैसे हैं जैसे उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम ड्रग्स से जुड़ा है वो थाने से हैं। दर्शकों से आवाज आई, रिक्शा वाला और रिक्शा वाले का भाई। इस पर उद्धव ने कहा कि रिक्शा वाले के भाई को बचाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि उद्धव ने रिक्शा वाला कहकर शिंदे पर तंज कसा है, क्योंकि शिंदे राजनीति में आने से पहले थाने में ऑटो रिक्शा चलाते थे। शिंदे खुद भी कई बार गर्व से कह चुके हैं कि वो एक आम रिक्शा चालक से मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा कि सातारा में ड्रग्स के कारखाने मामले को शिवसेना उपनेता सुषमा अंधारे ने सबूतों के साथ जनता के सामने लाया। इसके बाद भी मुख्यमंत्री मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के बच्चे नशीले पदार्थों की गिरफ्त में जा रहे होंगे, तब भी क्या आप उस मंत्री को बचाएंगे? ऐसे में फडणवीस के साथ साथ पूरी सरकार घिर गई है। अब सीएम फडणवीस इस मामले में क्या जवाब देते हैं ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से एक एक करके सरकार के मंत्रियों की संख्या कम हो रही है, उससे एनडीए की परेशानी बढ़ सकती है। अब इस मुसीबत से एनडीए कैसे निपटता है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आज बंगाल के लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब महा जंगल राज से मुक्ति की बारी है, यानी कि उनकी अगली ख्वाहिश जिसे पूरा करने का काम एक आदमी का है, जिसे आप सब लोग जानते हैं, वो है चुनाव आयोग।